दो पहाड़ी बहू की रसोई। ठंडी शाम होती है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक घना जंगल फैला होता है। चारों तरफ बस झाड़ियों की सरसराहट और दूर से आते पक्षियों की आवाज। दो लड़के आयुष और यश ट्रैवल एजेंसी की बस के पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। अरे रुको रुको रुको, बस रोक लो। लेकिन बस तेजी से मोड़ से मुड़कर गायब हो जाती है। दोनों लड़के हांफते हुए रुक जाते हैं। अरे यार, इतना बड़ा जंगल है, हम तो भटक गए, अब कहाँ जाए? और यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आ रहे, पूरा फोन बेकार हो गया। जंगल की ठंडी हवा उनके चेहरों पर पड़ रही होती है। उनके पैरों के नीचे गिरे पत्ते आवाज कर रहे होते हैं। भटकते भटकते डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा होता है। जंगल के रास्ते से दो लड़कियां आ रही होती हैं, मीशा और मिष्टी। दोनों सिर पर लकड़ी की टोकरी उठाए हंसते बतियाते नीचे गांव की ओर जा रही होती हैं। जब उन्होंने देखा कि दो लड़के रास्ते में घबराए हुए खड़े होते हैं तो दोनों रुक जाती हैं। अरे क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? हम लोग घूमने आए थे ट्रैवल एजेंसी वालों के साथ, लेकिन हमारी बस छूट गई और हम इस जंगल में गुम हो गए। यहाँ अंधेरा भी होने लगा है, डर लग रहा है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं। डरिए मत, आप लोग हमारी साथ चलिए, हमारा घर पास में ही है, रात को वहीं रुक जाइए। दोनों लड़के राहत की सांस लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो चारों पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ से होते हुए एक सुंदर पुराने लकड़ी के घर पहुंच जाते हैं। ठंडी हवा के बीच घर की चिमनी से धुआं उठ रहा होता है। मीशा की माँ चूल्हे के पास बैठी होती है। लड़कियां उन्हें सारी बात बताती हैं। अरे ये भी हमारे ही बच्चे हैं, अंदर आओ बेटा, बाहर बहुत ठंड है। घर चूल्हे के धुएं और लकड़ी की गर्म आग से भरा होता है। ठंड में सबसे अच्छा लगता है हमारे घर का देसी सूप, अजीब लगे तो मत बोलना। सूप की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। दोनों लड़के पहली चुस्की लेते ही खुश हो जाते हैं। ये तो कमाल का है, शहर में कभी ऐसा सूप नहीं मिला। ये तो बहुत अच्छा है, किस चीज से बना है ये? इसमें धनिया, पहाड़ी तेज पत्ता, थोड़ा सा जखिया और गरम अदरक का रस डाला है। इससे सारी ठंड खत्म हो जाती है। शाम होने तक चारों खूब बातें करते हैं, सफर की, उत्तराखंड की और पहाड़ी जिंदगी की। यश और आयुष घर जैसा अपनापन महसूस करते हैं। अगले दिन सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों के बीच चमक रही होती हैं। दोनों लड़के जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। कल रात आपने हमारी जान बचा ली, ये थोड़े से पैसे रख लीजिए। मीशा और मिष्टी दोनों चौंक जाती हैं। पैसे? पहाड़ में कोई मेहमान से पैसे नहीं लेता है। कोई नहीं, ये तो आपने मदद की उसके लिए समझिए। यहाँ तो मेहमान खुद भगवान जैसा होता है, इसे वापस रखिए। दोनों लड़के शर्मिंदा होकर पैसे वापस रख लेते हैं। चलो नंबर तो दे दो, कभी आपको थैंक यू तो बोल देंगे। एक दिन घर वालों के साथ आएंगे और रास्ते आपसे ही पूछेंगे। चारों मोबाइल निकालते हैं और नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जब भी उत्तराखंड आना रास्ता हम दिखा देंगे, वहां जाकर बस हमें भूल मत जाना। चारों मुस्कुराते हैं। लड़के हाथ हिलाते हुए गांव से नीचे जाने लगते हैं। बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते उनको नई बस मिल जाती है। दोनों लड़के सीट पर बैठते हुए एक दूसरे को देखते हैं। यार, ये ट्रिप तो जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ, कभी कभी खोकर ही सही लोग मिलते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है। यश और आयुष रोज शाम होते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। मिशा और मिष्टी भी लकड़ी के काम से फुर्सत पाते ही पहाड़ के छोटे से घर की छत पर बैठ जाया करती हैं। और फिर शुरू होती है घंटों की ऑनलाइन चैटिंग। वीडियो कॉल कनेक्ट होता है। कैमरा खुलते ही पीछे पहाड़ी हवा की सरसराहट और एक और शहर की हलचल। दो अलग दुनिया पर बातचीत में जैसे कोई दूरी ना हो। अरे मिष्टी, आज भी तुमने वही ऊन वाला स्वेटर पहना है। हाँ, यहाँ ठंड शुरू हो गई है। और तुम लोग शहर में इतना गर्मी क्यों लग रही है? गर्मी नहीं, बस तुम्हारी यादों की गर्माहट है। मिष्टी शर्मा जाती है। दूसरी तरफ आयुष और मीशा भी बात कर रहे होते हैं। फिर चारों की हंसी वीडियो कॉल में गूंज जाती है। धीरे धीरे ये बातें रोज, फिर रात भर, फिर दिल की बातें होने लगती हैं। और एक दिन यश और आयुष ने सोच लेते हैं अब उन्हें दिल की बात बतानी ही है। चारों ऑनलाइन होते हैं। हल्की बारिश हो रही होती है दोनों जगह। मिष्टी, उस दिन अगर तुम हमें जंगल में न मिली होती, पता नहीं क्या होता। लेकिन अब मैं जानता हूं मुझे अपनी पूरी जिंदगी उसी लड़की के साथ बितानी है जिसने हमें रास्ता दिखाया था। मिष्टी की आंखें भर आती हैं। मीशा, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी सोच, सबने दिल जीत लिया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोनों दोस्त एक दूसरे को देखती हैं और मुस्कुराती और एक साथ बोलती हैं। हाँ।
कुछ दिनों बाद दोनों परिवार मिलते हैं, रिश्ते तय होते हैं और फिर एक खूबसूरत पहाड़ी शादी होती है। ढोल नगाड़े बजते हैं, पहाड़ों के बीच लाल जोड़े में सजी दो दुल्हन आती हैं। शादी के बाद दोनों बहू मीशा और मिष्टी भारी कढ़ाई वाले पारंपरिक पहाड़ी कपड़ों में घर आती हैं। माथे पर लंबा गहरा सिंदूर, कानों में भारी चांदी के बाले और नाक में बड़ी बड़ी पहाड़ी नथनी, जो उनके मासूम चेहरे को और भी सुंदर बना रही होती है। सास आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। भगवान तुम दोनों को खुश रखे, हमारे घर में ये पहाड़ी बहुओं की रौनक बनी रहे। अरे भाभी, आपका मुंह तो इतना छोटा सा है और नथनी इतनी बड़ी पहन ली, कैसे संभाल रही हो? दीदी, ये तो हमारे यहाँ का रिवाज है और इसकी आदत बचपन से है, ये तो हमारी पहचान है। दोनों बहू एक एक करके अंदर आती हैं और नंद दिव्या, जो चंचल स्वभाव की होती है, उछलती कूदती भाभी के पास आती है। दिव्या, जा दोनों भाभी को उनका कमरा दिखाते। चलो भाभी, आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। अब दोनों बहुओं को उनके कमरे में छोड़ देती है। अगले दिन सुबह पूरा घर ठंड से जमा होता है। खिड़कियों के किनारे पर ओस जमकर बर्फ जैसी लग रही होती है। हल्की हल्की धुंध कमरे के अंदर तक घुस रही होती है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी दोनों पहाड़ी बहुएं मिशा और मिष्टी सबसे पहले उठ जाती हैं। उनके पैरों के नीचे ऊन के मोजे, कंधों पर गर्म शॉल होता है। पहाड़ी सूट और पजामे के ऊपर आधी जैकेट पहनकर वो चुपचाप रसोई में चली जाती है। दोनों झटपट चूल्हा जलाती हैं। चलो मिष्टी, पहले चाय चढ़ाते हैं, फिर बाकी काम। हाँ दीदी, फिर मंडुवे की रोटी, भांग की चटनी, झिंगोरे की खीर भी बना लेते हैं। पहली रसोई है, कुछ कम नहीं होना चाहिए। कुछ ही देर में देसी घी की खुशबू और पहाड़ी मसालों की सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। वो दोनों इतनी तेजी से काम कर रही होती हैं कि देखते ही देखते घर का सारा काम निपटा देती हैं और पहली रसोई के सारे पकवान भी तैयार होते हैं। बाहर आहट सुनकर सास कमरे से बाहर आती है। उन्होंने शॉल ओढ़ा होता है। अरे बेटा, इतनी ठंड में सुबह सुबह तुमने तो सारा काम ही खत्म कर दिया। जी मम्मी जी, हमें आदत है, हम तो वहाँ पहाड़ पर भी रोज जल्दी उठते थे। मम्मी जी, आप सब नहा धोकर आइए, खाना भी तैयार है। दिव्या भी देखकर दंग रह जाती है। इतनी ठंड में कोई इतना काम कर ले, ये ऐसा पहली बार देखते हैं। दिव्या रजाई लपेटे बाहर आती है और ठंड से कांपते हुए बोलती है, ओ भाभी, आपकी फुर्तियां तो कमाल की हैं। मैं तो अभी रजाई से निकली ही नहीं और आप दोनों ने पूरा घर चमका दिया। वो दोनों भाभियों के कपड़े देखकर खुश हो जाती हैं। और आप दोनों ने तो फिर से पहाड़ी कपड़े पहन रखे हैं, कितने अच्छे लग रहे हो। कुछ देर बाद सब लोग एक एक करके खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। बहुएं थालियां रखती हैं। मंडुवे की रोटी, भांग की चटनी, आलू की थीचवानी, झिंगोरे की खीर। घर की रसोई आज पहाड़ी ढाबे जैसी महक रही होती है। सास पहला निवाला खाती है। चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और थोड़ी हैरानी भी। हाँ बेटा, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, पर तुम्हें सारा पहाड़ी खाना बनाने की क्या जरूरत थी? हमारे यहाँ का भी कुछ बना लेती, मिक्स कर लिया होता। मम्मी जी, पहली रसोई में हम अपनी परंपरा वाला खाना बनाते हैं, लेकिन अगली बार आपकी पसंद का सारा खाना बनाएंगे। हम आपके स्वाद के हिसाब से भी सीखना चाहते हैं मम्मी जी। चलो ठीक है, बहुत मेहनत की तुम दोनों ने, भगवान तुम दोनों का घर बसाए। अगली सुबह भी ठंड पहले जैसी ही होती है, लेकिन रसोई में कुछ नया होने वाला होता है। दोनों पहाड़ी बहुएं मिशा और मिष्टी पहले ही जाग चुकी होती हैं। मिशा, गैस पर रोटी बन नहीं रही है, पलटते ही काली हो जाती है। हाँ दीदी, हमें तो पहाड़ जैसा चूल्हा ही अच्छा लगता है। चलो रसोई के कोने में छोटा सा देसी चूल्हा बना लेते हैं। दोनों बहुएं पुरानी ईंट, मिट्टी और थोड़ी राख को मिलाकर रसोई के कोने में बेहद साफ सुथरा छोटा सा चूल्हा बना लेती हैं। फूकनी से अंगारों को जलाती हैं और कुछ ही मिनट में चूल्हा लाल लाल चिंगारियों से चमक उठता है। धुएं की हल्की महक पूरे घर में फैल जाती है। मिष्टी आटा गूंथती है और मीशा देसी मसाले मिलाकर शानदार सा आलू की स्टफ तैयार करती है। दोनों बड़ी फुर्ती से चूल्हे पर पराठे सेकने लगती हैं। दिव्या सबसे पहले रसोई की महक सूंघ कर आती है। ओहो भाभी, रसोई में चूल्हा और ये खुशबू कुछ कमाल बनने वाला है क्या? दोनों प्यार से सिर हिलाती हैं। सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। बहुएं सबके सामने गरम गरम पराठे रखे देती हैं और दही, सफेद मक्खन और हरी चटनी भी साथ रख देती हैं। सास जैसी पराठा चखती है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल देसी ढाबे जैसा स्वाद। इतना स्वादिष्ट पराठा मैंने बहुत साल बाद खाया है। अरे बहुए, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो जादू जैसा है। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, आपके हाथों में तो सच में जादू है। हर रविवार को हम यही पराठे खाएंगे। मम्मी जी, ये पराठे हमने सिर्फ चूल्हे पर बनाए हैं। स्वाद अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। अगर तुम दोनों ऐसे ही घर में देसी स्वाद लाती रहो तो हमारा घर भी खुशबू से भर जाएगा। मिशा और मिष्टी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। देसी चूल्हा, पहाड़ी अंदाज और उनके प्यार ने सारा घर अपने रंग में रंग देती हैं।
अगले दिन सुबह घर में हलचल होती है। सास की तबीयत रात से ही खराब होती है। ठंड में हल्का बुखार, सिरदर्द और थकान होती है। बेटा, आज सब्जी लेने कोई नहीं जा पाएगा, तुम लोग देख लेना। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप आराम करिए। मीशा और मिष्टी ने एक दूसरे को देखती हैं। ठंड तेज होती है, धुंध इतनी कि हाथ बाहर निकालना मुश्किल होता है, लेकिन बहुओं ने झट से शॉल ओढ़ी, हाथों में दस्ताने डालती और बाहर निकल जाती हैं। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही होती है, पर वो दोनों सब्जी मंडी पहुंच जाती हैं। जैसी सब्जियों पर नजर पड़ती है, दोनों के कदम रुक जाते हैं। टमाटर पिचके हुए, गोभी काली पड़ चुकी होती है, पालक में कीचड़ होता है और आलू पर धब्बे। पास ही दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे यार, मंडी में अब कई कई दिन की सब्जी मिलने लगी है, खाने का स्वाद ही खत्म हो गया। अरे सही कहा, हम सोचते हैं मंडी आएंगे तो 2 पैसे बच जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब्जी बेकार मिलती है। हाँ दीदी, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब्जियां तो बहुत खराब हैं, इनसे तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। चलो ऐसा करते हैं, कुछ दिन के लिए थोड़ी सब्जी ले लेते हैं, बाकी घर जाकर बगीचे में अपनी सर्दियों की सब्जियां लगा लेंगे, ताजी और शुद्ध, बिल्कुल पहाड़ जैसे। दोनों को जितनी ठीक सब्जी मिलती है वो खरीद लेती हैं और जल्दी जल्दी घर लौट आती हैं। घर पहुंचकर दोनों बहुओं ने रसोई में खाना बनाया। गोभी कद्दूकस करती हैं, मसाले मिलाती हैं, देसी घी में चूल्हे पर पराठे फूलने लगते हैं। कुछ ही देर में घर में गोभी के गर्मा गर्म पराठों की खुशबू फैल जाती है। बेटा, तुम दोनों ने तो ठंड में भी कमाल कर दिया। कहाँ है ऐसी सब्जियां, लेकिन स्वाद तो ऐसा जैसे खेत से तोड़ी हो। सारा काम निपटा कर दोनों बहुएं बाहर घर के पीछे वाली गार्डन में जाती हैं। ठंड से मिट्टी कड़क होती है। दोनों बहुएं लेकिन खुरपी लेकर जमीन खोदने लगती हैं। मीशा गोभी, मूली, पालक और मेथी के बीज डालने लगती है। ये देखना दीदी, कुछ ही हफ्तों में हमारी यहाँ अपनी सब्जियां उगेंगी। हाँ, और सबको रोज ताजी सब्जी मिलेगी। अब मंडी की गली सब्जियों में कोई स्वाद नहीं है। दोनों प्यार से बीज डालती हैं, फिर उन्हें पानी देती हैं। अगले दिन दोपहर के समय सर्दियों की कड़क हवा के बीच कमला देवी घर के बाहर चारपाई पर बैठकर धूप सेक रही होती है। उनके कंधों पर गरम शॉल होती है। उसी समय सामने वाली पड़ोसन सुधा हाथ में चाय का कप लिए बाहर आती है। अरे बहन कमला, कब तक तुम्हारी पहाड़ी बहुएं ऐसे ही पहाड़ों की दुनिया में रहेंगी? जरा इन्हें यहाँ के तौर तरीके भी सिखाओ। जब से आई हैं बस पहाड़ी कपड़े, पहाड़ी खाना, पहाड़ी चूल्हा, कुछ अपने यहाँ का भी सीखने दो। अरे बहन जी, अभी तो बस आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। नए नए माहौल में समय लगता है, जरा अभी इनको रहने दो जैसे हैं। कुछ ही दिनों में अपने आप सब सीख जाएंगी। तुम जानो बहन, पर आजकल की बहुएं कुछ सीखे, ऐसा होता नहीं। अरे मेरी बहुएं सुनती भी हैं और समझती भी हैं। बस अभी आई हैं, धीरे धीरे इस घर को भी समझ लेंगी, तुम चिंता मत करो। सुधा कहकर चाय की चुस्की लेती है। अगली सुबह रसोई में देसी चूल्हा जल रहा होता है। आज मेथी के पराठे बनाते हैं, सर्दी में बहुत फायदेमंद रहते हैं। हाँ दीदी, बिल्कुल, दादी माँ को ये बहुत पसंद आएंगे। दोनों बहुएं इतनी फुर्ती से बेलने सेकने में लगी होती हैं कि जैसे हाथों में मशीन लगी हो। टेबल पर गरम गरम घी की हल्की खुशबू वाले मेथी पराठे रखे होते हैं। बहुत स्वादिष्ट, पर बेटा पराठों के अलावा कुछ और भी बना लिया करो, कहीं पता चला कि हमारा और माँ जी का कोलेस्ट्रॉल इन पराठों से बढ़ जाए। सब हंस पड़ते हैं। अगले दिन रसोई में एक अलग ही खुशबू होती है। मिष्टी बाहर गार्डन से ताजे बथुए के पत्ते तोड़ कर लाती है। दीदी, आज बथुए के पराठे बनाएंगे। पहाड़ में सर्दियों में यही सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। चलो आज ताजा बथुए बाहर से लाते हैं। दोनों बारीक पिसी हरी पत्तियां, अजवाइन और थोड़ा सा लहसुन मिलाकर पराठे बनाने लगती हैं। भाभी, मैं तो शादी के बाद डाइट करने वाली थी, लेकिन जिस दिन से आप दोनों आई हैं, मेरी डाइट गई, मेरा पेट बाहर आया है। अरे दीदी, डाइट वाइट में क्या रखा है? अच्छा खाना खाओगे, शरीर खुद चमक उठेगा। और हम जो बनाते हैं सब हर्बल होता है, ना ज्यादा तेल ना ज्यादा चिकनाई, सब देसी, सब हेल्दी। अब मैं जिम नहीं जाऊंगी, मैं बस आपकी रसोई आ जाऊंगी। तीसरे दिन दोनों बहुएं कुछ अलग बनाने का सोचती हैं। रसोई में देसी मसालों की महक फैल रही होती है। हल्दी, लाल मिर्च, हरा धनिया और सर्दियों की ताजी मूली आलू का मिक्स पराठा बनाती हैं। आज हम मिक्स पराठे बनाएंगे, आलू और मूली का कॉम्बो, और साथ में पुदीना दही की चटनी भी। गर्मा गर्म पराठे प्लेट में रखते हैं, ऊपर से मक्खन टिक्की और साथ में हरी चटनी भी। आहा, अरे बहुओं, तुम दोनों ने इस घर की रसोई में जान डाल दी है। अच्छा लग रहा है बेटा, बस कभी कभी दाल सब्जी भी बना लिया करो, पराठे से हम गोल ना हो जाएं। जी मम्मी जी, कल हेल्दी सब्जी वाली दाल भी बना देंगे, पर आज तो पराठे वाली पार्टी है। अगली सुबह घर में ठंड ऐसी पड़ रही होती है कि जैसे बर्फ की हवा खिड़कियों से अंदर आ रही हो। पूरे घर में सन्नाटा होता है। सभी अपनी अपनी रजाई में बिल्कुल दुबके पड़े होते हैं। सबके दांत ठंड से किटकिटा रहे होते हैं। हे भगवान, आज तो हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं।
कोई भी उठने को तैयार ही नहीं होता है। सब अपने अंदर ही सिकुड़े पड़े होते हैं। तभी रसोई से चम्मच बजने की आवाज आती है। दोनों बहू रसोई में काम कर रही होती हैं। मीशा, थोड़ा अदरक ज्यादा डालना, इससे शरीर में ताप जल्दी आएगा। दीदी, और काली मिर्च 4 चुटकी, और बस फिर तो दादी माँ भी उछल पड़ेंगी। अरे बेटा, इतनी ठंड में तुम दोनों रसोई में क्या कर रही हो? कांप नहीं रही क्या? आओ बैठो यहाँ रजाई में। मम्मी जी, ये ठंड क्या, हमारे पहाड़ों पर तो कई दिन तक बर्फ पड़ी रहती है। वहाँ भी हम सुबह सुबह ही काम कर लेते थे। यहाँ तो बहुत आसान है। यहाँ तो कुछ भी ठंड नहीं है। फिर मिष्टी भी एक बड़ी ट्रे लेकर आती है जिसमें 5-6 कप भाप छोड़ता मिक्स सूप रखा होता है। आप लोग परेशान मत होइए, हमने खास पहाड़ी स्टाइल का मिक्स सूप बनाया है। 2 मिनट में बस ठंड ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी आई ही ना हो। सब उत्सुकता से सूप लेते हैं, हाथ गरमाते हैं। पहला घूंट लेते ही सबकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। भाभी, ये कौन सा जादू है? अभी तो मुझे लगा था मैं बर्फ का गोला बन जाऊंगी। सच में बेटा, अब तो हीटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। हमारे पहाड़ों में ठंड से लड़ने का तरीका ही अलग होता है मम्मी जी। आप बस सूप खत्म कीजिए, 10 मिनट में आप खुद रजाई फेंककर आंगन में धूप लेने भाग जाएंगी। पूरे घर में गर्माहट भर जाती है और सब लोग ताजगी से भरकर रजाई से बाहर निकलते हैं। अगले दिन दोपहर के समय बाहर हल्की धूप होती है और दादी सास आंगन में अपनी लकड़ी की मोड़ी पर बैठी होती हैं। पास ही सास भी बैठकर ऊन बुन रही होती है। दोनों बहुएं पास में चाय लेकर बैठी होती हैं। हमारे जमाने में तो खाना भी कुछ और ही होता था। हम सिलबट्टे पर ही चटनी कूटा करते थे, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, और वो जो खुशबू उठती थी ना, बस दिल खुश हो जाता था। माँ जी, हमारे पहाड़ों में तो आज भी सिलबट्टे से ही चटनी बनती है। गैस मिक्सर से तो आधा स्वाद ही उड़ जाता है। और ताजी चीजें खाने का मजा हमारे गांव में हम पेड़ से फल तोड़कर ही खाते थे, न मिलावट न दवाई। हाँ बेटा, यही तो शरीर को असली पोषण देता है। आजकल तो हर चीज में मिलावट, और ना ही स्वाद ना ही ताकत है। तुम दोनों को देखकर लगता है कि घर में फिर से देसीपन लौट आया है। सच में मम्मी जी, इनके आने के बाद घर की रसोई जैसे फिर से जिंदा हो गई है। दोनों बहुएं मुस्कुराकर एक दूसरे को देखती हैं। शाम के समय कड़कड़ाती ठंड फिर से बढ़ जाती है। घर के लोग रजाइयों में दुबके बैठे होते हैं। तभी रसोई से टिक टिक टुक टुक की आवाजें आने लगती हैं। अरे ये तो सिलबट्टे की आवाज है। ये किसने निकाला? आपकी दोनों बहुएं कुछ खास बना रही हैं। मीशा सिलबट्टे पर लहसुन, काली मिर्च कूट रही होती है। मिष्टी उसमें अदरक, हरी मिर्च और पहाड़ से लाए हुए मसाले डाल रही होती है। चटनी की खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। दीदी, ठंड में गरम मसाला और लहसुन सबसे ज्यादा फायदा करता है। इससे शरीर अंदर से गर्म हो जाता है। हाँ, और दादी को उनके पुराने दिनों की याद भी आ जाएगी। थोड़ी देर बाद दोनों थाल सजाकर चटनी गरम गरम रोटी के साथ बाहर लाती हैं। सब टेबल पर बैठे होते हैं। ये सच में सिलबट्टे वाली चटनी है? हाँ माँ जी, बस आपके लिए। आप बोली थी ना कि पुराने जमाने में यही स्वाद होता था। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही स्वाद जैसा मेरे बचपन में मेरी माँ बनाती थी। तो मतलब टेस्ट पास? अरे ये तो घर का स्वाद वापस ले आई हो तुम दोनों। मेरी सर्दी तो एक ही घूंट में गायब हो गई। सब लोग खुशी से खाते हैं खाना। अगले दिन शाम के समय हर तरफ कुहासा छाया होता है। पड़ोस में एक शादी होती है जहां रोशनियों की जगमग और बैंड बाजी की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही होती है। कमला देवी अपने पूरे परिवार के साथ तैयार होकर जाती हैं। दोनों पहाड़ी बहुएं मीशा और मिष्टी अपनी खूबसूरत पारंपरिक पहरी पोशाक, लंबी चोटी और बड़ी बड़ी नथ पहनकर चल रही होती हैं। कपड़ों के चमकीले रंग और चेहरे की सादगी ने उनका रूप और भी निखार रहा होता है। जैसे ही कमला देवी का परिवार शादी में पहुंचता है, सबकी निगाहें उनकी बहुओं पर जा अटक जाती हैं। वहीं सुधा पड़ोस की औरत भी होती है। अरे कमल, आज मैं अपनी बहुओं को पहाड़ी कपड़े पहना कर ले आई। इतनी बड़ी बड़ी नथनी, यहाँ के तौर तरीके भी कभी सिखा दिया करो इन्हें। देखो मेरी बहुएं कितनी समझदार हैं, मैं जैसा बोलूं वैसा ही पहनती हैं, एक बात नहीं टालती। कितना सलीका है इनमें। अपनी बहुओं को बार बार घुमाती हैं जैसे कोई ट्रॉफी दिखा रही हो। लेकिन तभी बाकी की औरतें एक एक करके कमला देवी की बहुओं के पास आने लगती हैं। कमला देवी, आपकी पहाड़ी बहुएं तो गजब की सुंदर लग रही हैं। इनका तो चेहरा ही चमक रहा है। और खाना, अरे बहन, एक दिन में इनके घर गई थी ना, तो दोनों ने ऐसा स्वाद बनाया था कि उंगलियां चाटती रह गई। मेरी तो बेटी भी इनसे रेसिपी मांग रही है।
हाँ बहन, मेरी दोनों पहाड़ी बहुओं के हाथ में भगवान ने ही स्वाद दिया है। रसोई में हर दिन एक नई महक फैलती है और घर में भी शांति, प्यार, सबकी इज्जत करती है। सबकी सहमति में सिर हिलते ही सुधा के चेहरे का रंग बदल जाता है। रहने दो, सुंदरता से क्या होता है। अरे सुधा बहन, सुंदरता तो ऊपर वाले की देन है, लेकिन स्वाद, संस्कार और सादगी ये हर किसी को नहीं मिलते। आपकी बहुएं तो टीवी देखने में ही एक्सपर्ट हैं। सभी औरतें हंस पड़ती हैं। सुधा गुस्से से वहां से उल्टे कदम चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह गेट पर 2 कारें आकर रुकती हैं। दरवाजे के बाहर दोनों पहाड़ी बहुओं के माता पिता पूरे पारंपरिक पहाड़ी लिबास में खड़े होते हैं। औरतों ने नाक में बड़ा काला नाकबंद, पहाड़ी नथबंदू लगाया होता है जो दूर से ही सबका ध्यान खींच रहा होता है। आदमियों के सिर पर रंग बिरंगी पहाड़ी टोपी और कंधों पर मोटे ऊनी शॉल डले होते हैं। घर में दिव्या और सास कमला देवी दरवाजे पर खड़ी देखकर एकदम फुसफुसाने लगती हैं। अरे बेटा, ये औरतें सांस कैसे ले रही हैं? नाक पर इतना बड़ा काला सा क्या लगा कर रखती हैं? मम्मी, शायद भाभीियों का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ होगा, ये उनके पहाड़ों का कोई रिवाज होगा। लेकिन नाक पर इतना भारी चीज, इन्हें खुद देखो, अजीब ही लग रही है ना। दोनों हंसकर छिपाने की कोशिश करती हैं। तभी मीशा और मिष्टी दौड़ती हुई आती हैं, अपने माता पिता से लिपट जाती हैं। उनकी आंखों में चमक होती है। दोनों बहुएं तुरंत रसोई में खाना बनाने लग जाती हैं और पूरा पहाड़ी खाना बनाती हैं। मंडवे की रोटी, झंगोरे की खीर, भंग की चटनी, पहाड़ी आलू गुटके, गहत की दाल, सारा घर पहाड़ों की खुशबू से भरा होता है। अरे ये सब कितनी जल्दी और कितना स्वादिष्ट है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। पहाड़ी मसालों की सुगंध और देसी तरीकों का स्वाद सबके दिल जीत लेता है। जब सब वापस अपने अपने घर लौटने के लिए तैयार होते हैं, मीशा की मम्मी बेटी का हाथ पकड़ लेती है। बेटा, बहुत अच्छा खाना बनाया। हमारे पहाड़ों का नाम ऐसे ही रोशन करती रहना। जहाँ भी रहो अपनी जड़ें मत भूलना, और याद रखना, पहाड़ियों की शान उनके खाने में होती है। हमारा स्वाद दुनिया में सबसे अलग है। बहन जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब से हमारी ये दोनों पहाड़ी बहुएं घर आई हैं ना, घर का स्वाद ही बदल गया है। रोज रसोई में नई महक और नए पकवान होते हैं। सच में मम्मी, मुझे तो अब पहाड़ी खाने की ही आदत लग गई है। हमारी बेटियों ने अपना रंग यहाँ भी जमा दिया है। अगली सुबह हल्का सूरज उगता है। पूरा घर धुंध और शीतलहर से भरा होता है। हवा इतनी ठंडी होती है कि दरवाजों के कोनों से सफेद भाप जैसी धुंध अंदर आ रही होती है। कमला देवी रजाई में दबी पड़ी होती है। नंद दिव्या 2 रजाई ओढ़कर कांप रही होती है। घर के लड़के यश और आयुष भी ठंड से जमते हुए कहते हैं, अरे तो फुर्ती देखो, इन्हें ठंड लगती है कि नहीं। रसोई के अंदर मीशा और मिष्टी पहले ही काम में लगी होती हैं। चूल्हे पर लकड़ी जल रही होती है। तभी अचानक बरामदे से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। अरे दादी माँ गिर गई, दादी माँ। सारा घर घबरा कर दौड़ता है। दादी माँ बरामदे में गिरी पड़ी होती हैं। चेहरा बिल्कुल सफेद, होंठ नीले, हाथ पैर ठंड से अकड़े होते हैं। अरे भगवान, ये क्या हो गया? बेटा जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। यश और आयुष कांपते हाथों से डॉक्टर को फोन करते हैं। देखिए, मौसम बहुत खराब है, मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा। आप लोग पेशेंट को कंबल में ढक कर रखिए, मैं अभी आता हूँ। ये क्या हो गया माँ? इतनी ठंड में क्यों बाहर निकली थी? सबकी सांसें अटक रही होती हैं। तभी मीशा दादी की नब्ज पकड़कर कहती है, मम्मी जी घबराइए मत, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये अचानक ठंड लगने से बेहोशी है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे पहाड़ों पर ऐसा बहुत होता है। अगर तुरंत गर्माहट न मिले तो इंसान चक्कर खाकर गिर जाता है। तो अब क्या करें? मीशा और मिष्टी तुरंत अपनी ऊनी शॉल कसकर लपेटी हैं और रसोई की ओर दौड़ती हुई जाती हैं। मीशा जल्दी चल, हमें पहाड़ी काढ़ा बनाना ही होगा। हाँ दीदी, वही जिसमें हम ठंडे पत्ते, कुच्ची, गुड़सो, काली तुलसी और लंबी मिर्च डालते हैं। वो शरीर की जमावट एकदम से तोड़ देता है। दोनों बहुएं रसोई में चूल्हे के पास बैठ जाती हैं। वो तेजी से पत्ते, जड़ी बूटी, मसाले भूनने लगती हैं। दीदी, काली तुलसी भी डालना दीदी, दादी को तुरंत गर्मी मिलेगी। और ये पहाड़ी पनिया, इससे शरीर की ठंड अंदर से कट जाती है। उसमें पानी उबालकर जड़ी बूटियों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे बेटा, ये कैसी तेज खुशबू है? मम्मी जी, पहाड़ी दवा की खुशबू है। इसमें जितनी खुशबू ज्यादा, असर उतना ही तेज। दादी बेहोश होती हैं। मीशा ग्लास में गर्म काढ़े में फूंक मारते हुए दादी के पास आती है। दादी माँ, जरा मुंह खोलो, 1-2 घूंट ही काफी है। दादी माँ, ये पहाड़ी काढ़ा आपकी सारी ठंड निकाल देगा।
दोनों धीरे धीरे दादी का मुंह पकड़कर होठों से काढ़ा पिलाती हैं। पूरे परिवार की निगाहें बस दादी पर होती हैं। करीब 15 मिनट बाद दादी की उंगलियां हिलने लगती हैं, फिर आंखें झपकने लगती हैं। मीशा, मिष्टी बेटा, कहाँ हो तुम? पूरा घर खुशी से उछल पड़ता है। अरे, माँ को होश आ गया। भाभी आपने तो कमाल कर दिया। डॉक्टर आए भी नहीं और दादी ठीक भी हो गई। बेटा, तुम्हारी बनाई दवा पीकर मेरे तन में गर्मी दौड़ गई। दादी माँ, ये तो बस हमारे गांव की जड़ी बूटी है, हम तो रोज इसे पीते हैं। ठंड की औषधि है ये। अरे बेटा, तुम दोनों ने तो डॉक्टर से पहले ही माँ को ठीक कर दिया। आज मुझे समझ आया कि पहाड़ी रसोई में कितना दम होता है। मामी जी, हम पहाड़ी लोग सब कुछ हर्बल रखते हैं, खाना हो, दवा हो या नुस्खा, सब प्राकृतिक। हाँ मम्मी जी, इस काढ़े में हमने थांडे पत्ते, काली तुलसी और थोड़ी सी लंबी मिर्च डाली थी। यही तुरंत शरीर में गर्माहट भर देते हैं। दादी माँ, आपकी तो दोनों पहाड़ी बहुएं बड़ी समझदार निकली। सच में दादी, अगर ये दोनों ना होती तो आज हमारी हालत खराब ही थी। हाँ, हमारी बहुओं ने तो घर में पहाड़ बसा दिया है और अब उनकी रसोई हमारे परिवार की जान बन गई है। मेरी दोनों पहाड़ी पोता बहू तो असली देवी निकली, जिन्होंने मेरी जान बचा ली। इनकी पहाड़ी रसोई में तो जादू है। सब हंस देते हैं।